चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड क्लास प्लस 2 को रिवाइज करते हैं। इसके अंदर अपने को पढ़ना होगा टॉपिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। जो पोटेंशियल में टॉपिक पढ़ने होंगे वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि पोटेंशियल है, फिर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल की डेरिवेशन करेंगे। ऐसे करते करते ग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर एनर्जी करेंगे, एट लास्ट हम करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल किसी भी चार्ज का देखा जाता है किसी पॉइंट पे, जैसे कि मुझे इस क्यू चार्ज का पी पॉइंट पे पोटेंशियल देखना है। इस चार्ज से पी पॉइंट की दूरी अपने को, डिस्टेंस अपने को आर दे रखा है। तो इन्फिनिटी से यहां तक कोई भी एक कूलम चार्ज ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा उसको बोलूंगा वो इसका पोटेंशियल है। क्योंकि इस चार्ज को वहां ले जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो इस चार्ज की वजह से करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसका पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से मतलब कहने का मतलब अपने को हर बारी 1 कूलम चार्ज लेके आना है। हम टेस्ट चार्ज लेके आए थे यहां तक, तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, ये आ गया वर्क डन फॉर 1 कूलम चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे होता है वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो चार्ज है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और ये इक्विवेलेंट होता है जूल पर कूलम के, क्योंकि इसकी यूनिट जूल, इसकी कूलम। तो जूल पर कूलम बोल दो या वोल्ट बोल दो, एक ही बात है। अब हम डेरिवेशन करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। बच्चों हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई भी एक गिवन चार्ज है, इसका पोटेंशियल देखना है, और कितने डिस्टेंस के ऊपर देखना है अपने को? आर डिस्टेंस पे देखना है, पी पॉइंट पे। हम इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे हम चार्ज को आगे लेके आते जाएंगे ना, तो फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होता है। इसीलिए हमने क्या मान लिया कि हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकाल लेते हैं dx। उस टाइम पे अपन इस फोर्स के फार्मूले के अंदर भी आर डिस्टेंस को x पुट करेंगे, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्टेंस को क्या लिया है यहां पर? dx। तो ये फोर्स का फार्मूला है। अभी चार्ज आगे आगे आएगा, डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्ज में कम होता जाएगा। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब कि फोर्स वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल हो तो हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क डन का फार्मूला होगा dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। कोस 180 कैसा है वो सुन लो। जब हम इस चार्ज को यहां लेके आ रहे हैं तो ये वाला चार्ज का पोटेंशियल देखना है, ये उसको रिपेल कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगा रहा है ये वाला चार्ज उस पे, वो उस डायरेक्शन में लगा रहा है। और जो हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं वो यहां करा रहे हैं। तो दोनों में एंगल कितनी डिग्री है? डिस्प्लेसमेंट में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 180। तो यहां 180 लिख दिया। कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो यहां पे हमारे पास माइनस आ गया। अब यहां पर फोर्स का मैंने फार्मूला लिख दिया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब के तो कांस्टेंट है, Q1 की जगह हमने ये वाला चार्ज दिया, Q2 की जगह ये टेस्ट चार्ज। दोनों में जो जनरल डिस्टेंस था वो x मान लिया, और स्मॉल डिस्टेंस क्या ले लिया हमने यहाँ पर? dx। ये साथ में चलता आ रहा है dx। अब हम यहां पर देखें, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो dw का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है w, और ये सब देखो कांस्टेंट है, -k Q0, ये बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है अपने को जस्ट 1/x स्क्वायर का, और साथ में ये dx तो है ही पड़ा अंदर देखो। तो अपने को जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो माइनस वाला बाहर वाला साइन कट गया, तो ये आ गया 1/x। लिमिट हमने पुट करी है, हम चले थे इन्फिनिटी से, पहुंचना है अपने को आर पे, इस पी पॉइंट तक पहुंचना, मतलब इससे जब हम इनफाइनाइट दूर थे और इससे हम कितनी दूर पे हैं? आर पे, अपने को वहां पहुंचना है। तो एक बार यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस में कौन सी लिमिट पुट करेंगे? लोअर। तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/इन्फिनिटी जो होता है ये चीज होती है 0। जब यहां 0 ले लोगे तो k Q0 बाय आर बचा रहेगा, वो आ गया हमारे पास। अब मैं अगर इस Q0 से नीचे ले आऊं यहां पे, तो मेरे पास बन जाएगा W/Q0 इज इक्वल टू KQ बाय आर। W/Q0 को हमने अभी समझा, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया। भी वहां से अगर 1 कूलम चार्ज लाते तो इतना वर्क करना पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आ गया KQ बाय आर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। पोटेंशियल स्केलर है, तो इसीलिए अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, चाहे आप इधर जाओ या इधर जाओ, पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, डायरेक्शन वगैरह देखने की नीड नहीं पड़ती होती। अगर चार्ज नेगेटिव, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसमें चार्ज अगर नेगेटिव मैंने सेंटर के ऊपर रख दिया, तो इसकी वजह से भी क्या होगा? जो हमारे पास पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे इसमें भी यही था, पोटेंशियल पहले ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। इस साइड भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। इस तरह से ये मैंने ग्राफ बना दिया कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो देखो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इस साइड जा रहे तब भी कम हो रहा है, इस चार्ज से दूर जा रहे तब भी कम हो रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इससे क्या हो रहा है? पोटेंशियल देखो कम हो रहा है, पहले पॉजिटिव में था, आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस चार्ज से दूरी बढ़ रही है,
तो पोटेंशियल कम हो रहा है। यहां पे नेगेटिव था और हम इसकी इस साइड देख रहे हैं, अब तो पोटेंशियल नेगेटिव से स्टार्ट होगा इस चार्ज का, यहां से गया डिस्टेंस के साथ कम होता जा रहा है, यहां पे ये पॉइंट मीट करता था। तो इससे अपने को एक मैसेज मिलता है कि जब भी दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो उनके सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होता है हमेशा ही, और जब भी दो सिमिलर चार्ज होते हैं तो पोटेंशियल मिनिमम उसके सेंटर पे होता है। तो इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या सीख लिया, पोटेंशियल बाय डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हमने क्या सीख लिया इसके अंदर, पोटेंशियल जो होता है उसका फार्मूला होता है के क्यू बाय आर। ये जो के क्यू बाय आर फार्मूला है ये है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से है ये, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दूं तो अब ध्यान से देखो, के क्यू बाय नीचे आर स्क्वायर बन जाएगा, ये ई होता है। तो एक जनरल पॉइंट आ गया कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस होता है V इज इक्वल टू ई आर। तो इसको आप कई बार वेद से भी याद करते हैं, V इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस वेद से। करने को वीर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वीर से क्यों नहीं करा रहा याद, क्योंकि जो सेकंड यूनिट आएगी ना उसमें V इज इक्वल टू आई आर, वीर से हमने ओम्स लॉ को लर्न कर रखा है, इसलिए आप वेद से याद रख लो। ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस आ गया, सॉरी क्या आ गया, रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। अपने को ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर तो देखो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आते हैं। हमें वर्क डन का फार्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों तरफ चार्ज से डिवाइड कर दिया तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बनता है पोटेंशियल। स्मॉल वर्क डन था तो स्मॉल पोटेंशियल आ गया। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये रिलेशन होता है डीवी इज इक्वल टू ई डी आर। यहां से ई निकालोगे ना तो डी आर डिवाइड में आ जाएगा। देखो ई क्या बन गया, माइनस का डीवी बाय डी आर। अब बात ये आती है कि सर ये नेगेटिव साइन क्यों आया। बच्चों ये देखो, मैं कहूं इस चार्ज से तुम दूर जाते जाओ, जब चार्ज से दूर जाओगे ना तो पोटेंशियल यहां पे कम हो ज्यादा होगा, यहां कम, फिर और कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस चार्ज का पोटेंशियल कम होता जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल कम होता है। इसलिए हमने यहां पे लिख दिया कि ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट वर्क का फॉर्मूला जैसे अभी हमने समझा ना, एफ इंटू स्मॉल डिस्टेंस होता है, साथ में कोस थीटा भी होता है। आप पूरा लास्ट तक कोस थीटा भी लिख सकते थे, ये वही का वही सेम फॉर्मूला है, बस उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये अब तक हमने समझ लिया, ये तो हमारे पास पोटेंशियल के चार चीजें समझ ली, V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, ये डेफिनेशन, ये पॉइंट चार्ज की वजह से, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ये हमने समझ लिया। dV इज इक्वल टू हम या तो माइनस ईडीआर बोले या ईडीआर कोस थीटा बोले, दोनों एक ही चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पोटेंशियल जो है मिनिमम होता है वो सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू सिमिलर चार्ज। ये हमने ग्राफ के माध्यम से समझा था कि दो अगर ये पॉजिटिव चार्ज थे तो ग्राफ ऐसा बना था, मतलब यहां पे पोटेंशियल मिनिमम था। नेक्स्ट हमारे पास जो 7th पॉइंट आता है कि पोटेंशियल अगर अपने को देखना है किसी भी एक शेल की वजह से, तो हम ये मान सकते हैं सारा का सारा शेल का चार्ज, मान लो क्यू चार्ज है, वो सेंटर ऑफ शेल पे पड़ा है। सेंटर पे पड़ा है तो यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर, क्योंकि सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस दे रखा था अपने को। तो सारा चार्ज क्यू से भी हमारे पास क्या डिस्टेंस आ गया, आर। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। मतलब जो पॉइंट चार्ज की वजह से आंसर आता है ना, वही हमारा किसकी वजह से आएगा, शेल की वजह से आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, E इज इक्वल टू जब डीवी बाई डी आर आपने पढ़ लिया, हमें यह भी पता है इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो। अगर हम इसको जीरो यहां पुट कर दे तो जीरो इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर आ गया। हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो सकता है, कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल जो है या तो कांस्टेंट हो या जीरो हो, कोई ये क्या आ सकता था, जीरो। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल जीरो है और चार्ज पड़े होते हैं, तो इसका मतलब अंदर क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है। अब उसी तर्ज के ऊपर हम चले तो हमने ये अभी समझा था शेल की वजह से बाहर, मतलब कि नंबर 3 पॉइंट पे जब हम देखेंगे बाहर की तरफ, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर। हम मान सकते हैं कि आर दूरी है, सेंटर पे क्या पड़ा है चार्ज, क्यू, तो फार्मूला होता है के क्यू बाय आर। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट पे देखूं तो सरफेस पे आ जाऊंगा, सरफेस पे रेडियस कितनी होती है इसकी, आर, तो मैंने लिख दिया के क्यू बाय बस इस स्मॉल आर को आर। अब अंदर देखना हो ना बच्चों, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अभी अभी मैंने क्या बताया, अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन 99.9% इसके ऊपर बनता ही बनता है, और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास क्या आ गया, के क्यू बाय आर आ गया, अंदर और ये सरफेस पे सेम होता है। आगे बढ़ते बच्चों, वैसे मैं बच्चों को एक ऐसे समझाता हूं याद करने के लिए। देखो आपने जैसे जैसे यहां से यहां आए, वर्क करते गए, जितना वर्क आपने क्या किया, यहां पोटेंशियल आ गया।
आगे जाओगे और वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पोटेंशियल आ गया। अंदर जाओगे, अंदर कोई फोर्स ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फोर्स जीरो, अंदर वर्क नहीं करना पड़ता। तो यहाँ जितना वर्क कर लिया बस अंदर वही वही रहा, इसके बाद बढ़ा नहीं। तो इसीलिए जितना सरफेस पे आ गया था अंदर लाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं पड़ना पड़ा। वर्क ऑन यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम इसके लिए। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को एक बार हम नहीं छेड़ रहे, हम सीधा पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो ये सबने पढ़ लिया कि पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज होता है। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो ये कोई बड़ा एक रॉकेट साइंस नहीं है, जो वर्क निकालना वही एनर्जी होती है। देखो क्यू को ऊपर ले जाओ तो हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा? वी इंटू क्यू नोट। अब वी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। अब दो चार्ज आगे, चलो क्यू वन क्यू टू से लिख लो, किसी से लिख लो, ये बस लिखने का तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं। यही वर्क डन क्या होता है? दिस वर्क डन मस्ट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहां पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई कितनी? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए आ जाए। मान लो हमारे पास कोई एक ही दर का है, पहले तो आप इसकी सीधा रिजल्ट देख लो, शॉर्टकट से समझ लो। पहले इन दोनों चार्ज में एनर्जी निकाल लेना, फिर इन दोनों में निकाल लेना, फिर इन दोनों में निकाल लेना, सबको सम कर देना। और थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना हो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लो। पहले जब आप अकेला चार्ज लेके आए होगे, इसको लाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। मान लो पहले हम इस चार्ज को ले आए, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। जब हम दूसरा चार्ज लेके आए तो ये था हमको रोकने वाला, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ा। तो हमने कहा इन दोनों में एक एनर्जी आ गई होगी। जैसे हम पहले और दूसरे में देख रहे हैं। फर्स्ट चार्ज को यहां से स्टार्ट करो, चलो फर्स्ट चार्ज को लाए, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। जब तुम सेकंड को लेके आए, इन्फिनिटी से कहीं दूर था, इन्फिनिटी से लेके आए, तो आपको इन दोनों के लिए वर्क करना पड़ा, ये निकाल लिए। जब तुम तीसरा चार्ज कहीं से दूर से इन्फिनिटी से लेके आए, तो इस तीसरे चार्ज ने इसके अगेंस्ट भी वर्क किया होगा, इसके अगेंस्ट भी किया होगा, तो इन दोनों का कर दो ऐड। अब टोटल कितना वर्क कर चुके हो? इसमें जीरो किया था, इसमें ये किया था, उसमें वो किया था, तीनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये तो तीन चार्ज का सिस्टम था। अगर चार चार्ज होते, मैं करके नहीं दिखा रहा, आपने क्या करना, डायरेक्ट इन दोनों में एनर्जी निकाल लेना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। आर मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ए है, इन दोनों में फाइंड कर लेना, इन दोनों में फाइंड कर लेना, इन दोनों में फाइंड कर लेना, फिर इन दोनों में और फिर इन दोनों में। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो हमारे पास इन सब 6 का सम आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। अब बात आती है कि कोई डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। बच्चों ये देखो, बहुत छोटा टॉपिक है, ये नीचे इधर से ही समझ आ जाएगा आपको। ये मैंने एक डायपोल बना दिया, यहां पर आप देखो, ये एक डायपोल बना दिया जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। कितने एंगल पर? तो हम देखेंगे थीटा एंगल के ऊपर है। हमको पता है जैसे वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऐसे ही घूमने वाला फोर्स इंटू घूमने वाली डिस्प्लेसमेंट भी होता है। घूमने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। घूमने वाले डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा बोलते हैं। तो स्मॉल वर्क डन जो होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे टॉर्क इंटू स्मॉल एंगल भी होता है। अब टॉर्क को हमने लिख दिया यहां पर पीई साइन थीटा, साथ में क्या दे रखा है अपने को? डी थीटा। अब इसका अपने को जस्ट दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये आप खुद एक लाइन लिखना इसके नीचे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू आ जाएगा, पीई का देखो पी लिख दिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस का साइन और कोस थीटा। एक बार हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, फर्स्ट वी विल पुट अपर लिमिट, देन वी विल पुट लोअर लिमिट। तो हमारे पास एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करके ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। यही वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो कोई पूछ ले डायपोल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो आपने बोलना है कि माइनस का पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। यहां तक समझ आ गया? अगर हम स्पेशल केस माने, स्पेशल केस इसका यह है कि शुरू से ही डायपोल ऐसे पड़ा है, मतलब एंगल 90 पे, तो थीटा यहां पे 90 रख देते होते हैं। तो थीटा 90 रख देंगे तो हमारे पास कोस 90 पे कितना होता है? तो 0 होता है। तो इसका फार्मूला बन जाता है माइनस का पीई कोस थीटा 2। पर अपने को इतनी नीड नहीं है, ये तो जब क्वेश्चन में आएगा तो आप जनरल फॉर्मूले से कर पाओगे। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल आ गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वो जो पोटेंशियल जैसे आपने समझा था, वो वर्क डन होता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए। ये सेम चीज है, बस ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज को हम लेके आए हैं, तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैं कह दूं ए पॉइंट से मैं बी पे ले आया एक कूलम चार्ज को, तो मैंने जो वर्क किया होगा वही क्या होगा? इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी वही चीज हम कर रहे हैं। देखो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स कोस थीटा। फिर कोस को अपन ने 180 लिख दिया, कोस 180 माइनस का 1 होता है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे ना, पहले हमने जो लिमिट लगाई थी वो लगाई थी इन्फिनिटी से आर। पहले वाले केस में हम इन्फिनिटी से चले थे और इस चार्ज से आर दूरी पे पहुंचना था, इस चार्ज से इन्फिनिटी दूरी से चले थे। अब की बारी हम सोर्स चार्ज से ए से चल रहे हैं और बी पे पहुंच रहे हैं।
ए का डिस्टेंस आर है, बी का आर बी है, बस अब इन्फिनिटी की जगह बस यहां पे क्या आ जाएगा आर है। बाकी सेम डेरिवेशन है, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, जिससे बाहर वाला माइनस कट जाएगा। अब अपर लिमिट पुट कर देंगे एक बारी लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब क्यू नोट को डिवाइड कर दो, तो क्यू नोट को डिवाइड कर दिया। अब अंदर जो बच गया के क्यू, इसको अंदर ले जाओ, एक बारी इसके डिवाइड में आर बी, एक बारी आर ए आ गया। ये बन जाएगा पोटेंशियल एट बी, ये बन जाएगा पोटेंशियल एट ए, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क अपॉन चार्ज होता है, बस दो पॉइंट के बीच में वर्क देखना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अभी एक बार न्यूमेरिकल को फिर थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हमारे पास आता है पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। इस पे तो देखो 1 मार्क का तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है, वो ये आता है या तो पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला या पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन देख लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक डायपोल है, हम एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करने चले हैं। डायपोल के लिए यहां पर सेंटर से जो दूरी होती है वो हम मानते हैं पी पॉइंट पे अपने को देखना है पोटेंशियल, पी पॉइंट से ये कितना है आर डिस्टेंस पे। अगर पूरा डायपोल 2L होता तो L ये पार्ट बच गया L ये, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस R कह रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा हमारे पास R माइनस L, तो R माइनस L हो गया। और इस चार्ज से कितना हो जाएगा R प्लस L। तो पोटेंशियल पहले प्लस चार्ज का निकाल लेते हैं, फार्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस, तो हमने लिख दिया क्यू का क्यू और डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है R माइनस L। ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट। अब सेकंड चार्ज का पोटेंशियल देखते हैं माइनस वाले का, ये कितनी दूरी पे है पी पॉइंट से R प्लस L पे, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर के, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है ना तो माइनस क्यू चार्ज है तो यहां माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, अपॉन में R प्लस L। इसमें डायरेक्शन वगैरह देखनी नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे के क्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर ये बच जाएगा, एलसीएम लोगे ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सोल्व करने के बाद ये बच जाएगा। फिर अपने को पता है क्यू इंटू 2L को बोलते हैं, यहां पर ये क्यू है, क्यू इंटू 2L को हम क्या बोलते हैं पी, तो यहां पे हम क्यू पी को पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L है तो यहाँ पी लिख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। डायपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा केपी बाय आर स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल केपी बाय आर स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन पे जब देखोगे बच्चों, हमको पता है ये इक्वेटोरियल लाइन ये होती है जो सेंटर के जो डायपोल को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं। मान लो हमने सेंटर से आर दूरी पे देखना पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो सबसे पहले अगर हम यहां से देखें ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, डायपोल की लेंथ के अकॉर्डिंग पूरी लेंथ 2L थी तो ये पार्ट था L, ये L था, ये R था, तो ये हमने निकाल लिया पाइथागोरस से। ये डिस्टेंस भी सेम होगा जितना ये वाला डिस्टेंस है। जब आप इन दोनों में पोटेंशियल देखोगे, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल पी पे, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आप देखोगे पी पॉइंट पे तो आ जाएगा के क्यू बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही जब इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल देखोगे तो आ जाएगा के माइनस का क्यू और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो मैंने लिख दिया। दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने से दोनों का आंसर देखो दोनों सेम चीजें हैं, एक प्लस के एक माइनस की जीरो आ जाएगी। तो पोटेंशियल जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा कितना होता है जीरो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ बातें जान लेते हैं बच्चों। अगर शेल की बात आ जाए ना, शेल के अंदर ई जीरो होता है और वी क्या होता है कांस्टेंट, और अगर इक्वेटोरियल लाइन आ जाए किसी भी डायपोल की, वहां पे वी जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, जो कि कितना होता है केपी बाय आर क्यूब। ये अलग से थ्योरी लेक्चर का काम है, पर अपने को ये एक पॉइंट मिल गया कि जहां पे पोटेंशियल जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो तो वो पॉइंट होता है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन, और जहां पे ई जीरो और वी जीरो ना हो वो होता है इनसाइड द शेल। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है बच्चों, देखो इस चार्ज से तुम आर दूरी पे एक पॉइंट लो, यहां भी एक पॉइंट आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, यहां भी हर जगह पे देखो पॉइंट आ गए। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंटों को मिला मिला के हम देखेंगे एक पूरा सरफेस बन जाएगा, उसको बोलते हैं लोकस। तो लोकस ऑफ वो सारे पॉइंट जहां पे पोटेंशियल क्या है सेम। यहां देखो पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा क्योंकि सेंटर पे चार्ज पड़ा है क्यू, आर डिस्टेंस पे देख रहे हैं इससे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो के क्यू बाय आर, यहाँ पे भी के क्यू बाय आर, यहाँ भी एक के क्यू बाय आर। तो एक ऐसे 3D के अंदर आप देखोगे एक पूरा का पूरा एक शेल बन जाएगी जहां पे पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाय आर। उस शेल को बोलेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये लोकस होता है सारे पार्टिकल का जिनका पोटेंशियल क्या हो सेम। यू मान लो कंचा होता है ना, जो एक ग्लास बॉल मान लो कोई, या मेटल का एक स्फीयर छोटा सा चार्ज है, इससे तुमने ढक दिया, मान लो इसके बाहर तुमने कोस्को वाली बॉल रख दी, क्रिकेट वाली कोस्को की बॉल, या प्लास्टिक की होलो बॉल रख दी, तो इसका डिस्टेंस देखो हर पॉइंट से क्या होगा सेम होगा। ऐसे ही इसके वो बड़ी फुटबॉल से ढक दिया, वॉलीबॉल से ढक दिया,
तो उसका पॉइंट भी क्या होगा, सेम। तो ये पूरा सरफेस है ना सेंटर से सेम दूरी पे है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे मान लो इसके बाहर आपने एक बड़ा कोई और बैलून, बड़ा ब्लैडर इसके बाहर से ढक दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इससे उसका हर पॉइंट सेम दूरी पे होगा, तो वो जो है थर्ड वाला पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग शेप के लिए कैसे हो सकते हैं। अगर आधे पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हमने बोलना है सफेरिकल सरफेस होते हैं, इसको लिखोगे कंसेंट्रिक सफियर्स होते हैं। कैसे होता है, कंसेंट्रिक सफियर्स। एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना, इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, ये गैप कम है, ये और हो जाएगा, ये और हो जाएगा, क्योंकि दूर जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। जहां जहां हम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो पोटेंशियल के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये भी हम प्रूव भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये हमारा था पॉजिटिव चार्ज की वजह से या कोई भी आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेगेटिव चार्ज के भी सेम बनते। ये अपने को कह रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम कहेंगे इनफाइनाइट प्लेन्स हैं जो कि पैरेलल टू ईच अदर पड़े हैं, वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं नेमिंग दोबारा बता रहा हूं, इसके लिए कंसेंट्रिक सेल्स या सफियर्स, इसके लिए इनफाइनाइट प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारा एक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे के शेप बना लेना। ये हमारे पास दो सिमिलर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि ये रियल भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक मेटल की बॉल है, उसके हर पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा। इवन अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जहां पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। और ये इमेजिनरी भी हो सकता है, जैसे मैं कह दूं ये मेरे पास एक चार्ज है यहां पे इस पॉइंट के ऊपर पड़ा है, इससे एक फिक्स दूरी के ऊपर आर डिस्टेंस ऊपर भी देखो, नीचे भी देखो, यहां भी इमेजिनरी एक सर्कल मान लो, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। 3D में देखो तो इस चार्ज से सफियर मान लो आर रेडियस का, तो उस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ये इमेजिनरी और रियल दोनों हो सकते हैं। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब अलग अलग दो पोटेंशियल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और अलग अलग पोटेंशियल अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये पॉसिबल नहीं है, या फिर वो अलग अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है ना, मैंने अभी बताया था चार्ज से दूर जा रहे हैं, तो ये जो गैप है ना इनके बीच में, ये बढ़ता जाएगा। वो इस बात से प्रूव होता है। ये कह रहे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, और मैं कहता था बाद में प्रूव करूंगा, वो अभी करता हूं। देखो अपने पता है ई, अभी अभी हमने इसकी स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि डीवी का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डीवी इज इक्वल टू ई डी आर कोस थीटा। अब देखो जहां पे पोटेंशियल सेम है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। जब इसको आपने जीरो रख दिया, ये दोनों चीज जीरो हो नहीं सकती, दैट मीन्स ये जीरो होगा, क्योंकि चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं, तो ये जब जीरो तब हो सकता है जब कोस थीटा क्या हो, 90 हो। तो कोस 90 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा कितने डिग्री पे आती है, 90 डिग्री पे। फिर आता है वर्क डन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, वो अपने को जीरो करना पड़ता है। ये कहां से आया बच्चों हमारे पास, आपने देखो दो पॉइंट में वर्क डन का फार्मूला पढ़ रखा है, VB माइनस BA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। अब बच्चों ये हमारे पास जो पोटेंशियल था उसका होली सोली हमने कर लिया। इसके बाद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं और कुछ क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको एक पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने जो भी करवाया एक बार सारा समअप कर देता हूं, 2 मिनट के लिए आप और ध्यान देंगे। पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और अगर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता, तो हमारे पास ये होता। तो हमारे को ये फार्मूला समझ आ गया हो तो थम्स अप कर दो बच्चों, ठीक है। अगर ये वाला फार्मूला समझ आ गया हो थम्स अप कर दो। अगर हमको ये समझ आ गया हो डायपोल की वजह से देखना है एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल पे, एनी पॉइंट पे, एनी पॉइंट वाली डेरिवेशन जब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये मतलब एज सिलेबस का पार्ट नहीं, न्यूमेरिकल की तरह ही है, एक थ्योरम टाइप में है, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लो, KP बाय आर के साथ में कोस थीटा लगा देना। कोस थीटा क्या होगा, सेंटर से एंगल, सेंटर से डिस्टेंस तो आर होता है, ये एंगल को थीटा मान लो, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां पे वर्क डन कहां से कहां कर रहे हैं, A से B चार्ज कराने, मतलब 2 पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये आपको मैंने कहा था वीर से या यहाँ डिस्टेंस लगा के वेर से याद रखो। इसके बाद पोटेंशियल का ये यहां है, इन दोनों से, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस DV/dr। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी साइड की हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, तभी ये नेगेटिव आया।
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेट बर्डन 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये पॉइंट चार्ज की वजह से कंसेंट्रिक स्फीयर, शीट्स या इनफाइनाइट प्लेन फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल की वजह से, ये एक प्लेन और बना देना, ये दिखा रहा है क्योंकि डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे भी पोटेंशियल 0 था ना, अब हर पॉइंट पे 0 है, दैट मीन सेम है, तो एक ये लाइन बीच में और बना सकते हो, ये तो रेड वाली मैंने बनाती, और ये हमारे पास दो सिमिलर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। देन हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इसके बाद एनर्जी की हमने बात की थी, एनर्जी आई थी पोटेंशियल एनर्जी K1 Q2 बाय R। इसके बाद पोटेंशियल, अगर ये एनर्जी अपने पास आ जाए मोर देन वन चार्जेस के लिए, या इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए, जैसे इसके लिए आ गई, तो इन दोनों को एनर्जी को ऐड कर दो, K1 Q2 बाय A, इनमें डिस्टेंस A दे रखा है, इनको ऐड करो, सारे 6 के 6 सेट बनेंगे, इनको ऐड कर दो। ये मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमारे पास क्या होता है, -P cos θ 2 cos θ 1, और जनरल में हम इसको 0 मानते हैं, हम मानते हैं पहले से ही है ना, डायपोल सीधा पड़ा है, पर वो आपको क्वेश्चन में देगा, अदरवाइज यही फार्मूला आपको फॉलो करना है। तो बच्चों ये हमारे पास पोटेंशियल का अब तक का सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे जो कि है कैपेसिटर। थैंक यू सो मच।